हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम रीट 2017 के एग्जाम में मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको रीट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको रीट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 16 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस को इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, आगे 16 ऊपर है, ये 12 यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई में आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 16 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपये, यानी कि 16 रुपये में खरीद के जो चीज़ है 12 रुपये में बेच दी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। कितने रुपये का नुकसान हो रहा है, 4 रुपये का। तो यहाँ पे लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला आता है, लॉस ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे यानी कि सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100। तो लॉस यहाँ पे 4 है, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी थी, 16 रुपये में, और मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे 100। तो इसको 4 से काट लेते हैं, 16 को 4 पे कटेगा, 100 को जब 4 से काटेंगे तो 25 पे कटेगा। तो इसका मतलब 25% का क्या हो जाएगा, नुकसान यानी कि लॉस। तो ये हम ऑप्शन देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे अपने जो है बी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये है तो जमा की गई कुल राशि किसके बराबर होगी, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे न तो हमें ये पता कि पहली राशि कितनी है, न ये पता दूसरी राशि कितनी है। तो यहाँ पे हमें दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास हमने मान लिया जो पहली राशि है वो ए है और दूसरी राशि क्या है, बी है। यहाँ पे एक बात बोली गई कि पहली राशि का चौथा हिस्सा और बची हुई जो राशि है उनका 5वां हिस्सा बराबर है। तो इधर से मैं इसका चौथा हिस्सा कर लेता हूँ और इधर इसका क्या कर लेता हूँ, 5वां हिस्सा, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आते हैं तो ए अपॉन में बी हो जाएगा 4/5, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो कितना है, 4/5। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 4x, और जो बी की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी अपने पास, 5x, ठीक है। यहाँ पे बताएगा कि पहली राशि पे 10% जो है ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, सॉरी रेट दे रखा है यहाँ पे, और कितने साल के लिए, 2 सालों के लिए। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है अपना P × R × में T/100। तो यहाँ पे दोनों का जो है जोड़ दे रखा है ब्याज का 2500। तो हम दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए तो P यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 4x है, रेट यहाँ पे दे रखा है अपने पास 10, टाइम है 2 साल, डिवाइड में 100। इस तरीके से दूसरे का निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल है 5x, यहाँ पे रेट दे रखा है 12, टाइम है 2 साल, डिवाइड में कितना हो जाएगा अपने पास 100। और इन दोनों का जो जोड़ है ये अपने पास दे रखा है 2500, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको केवल सोल्व करना है, यहाँ पे जो दिया गया है इसको क्या करेंगे, सोल्व। तो यहाँ पे देखिए 4x और 4 की 10 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 80x, प्लस यहाँ पे देखिए और नीचे क्या है, डिवाइड में 100, इसको आगे ले जाएंगे। आगे है 5, 12 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120x, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, और आगे कितना है 2500, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 80x प्लस में 120x डिवाइड में अपने पास है 100, ये किसके बराबर है, 2500 के। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 80 और 20 को 120 को ऐड करेंगे तो 200x डिवाइड में कितना है 100, बराबर है 2500। तो 200 को 100 से काट लेते हैं 2x, तो 2x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2500। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2500 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1250। ये यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको पता होगा जो a और b की वो वैल्यू कितनी आई है अपनी, 4x है वो 5x है, यानी 2 धनराशि है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अपने पास जो रुपये हैं वो 9x है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपनी आई गई, x की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11250, यानी कि जो टोटल रुपये हैं वो 11250 हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा वो हम देख लेंगे। तो अपने पास जो ये आंसर है सी में दिया गया, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में जो है शर्करा का प्रतिशत बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे शुगर और वाटर का जो है रेशियो दे रखा है। तो इसमें याद रखना है, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो दी गई मात्रा होती है उसको जो ऊपर लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में परसेंटेज कितनी है 40, वो ऊपर लिख लेंगे गुणा में 40%, ठीक है। डिवाइड में नीचे लिख लेंगे दी गई मात्रा, तो वो कितनी है 3, उसमें से यदि डाला गया है तो प्लस लिख लेंगे, निकाला गया है तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में बताया गया है कि उसमें जो है यहाँ पे 1 लीटर पानी जो मिला दिया गया है तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे 4,
तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 × 40 डिवाइड में 4, तो ये 4 से काटेंगे 10 पे, तो 30% क्या हो जाएगा, नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30%। तो ये फार्मूला एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक और भी तरीका, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेंथी हो सकता है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपने पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में याद रखना, जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल जो अपोजिट क्या हो जाएंगे, बराबर। इसी तरीके से जो ये एंगल है वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो 4x + y किसके बराबर हो जाएगा, 75 के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो 2x + में 5y ये किसके बराबर हो जाएगा, 175 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4x है, यहाँ पे 2x है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 4x, प्लस में ये हो जाएगा 10y, आगे 150 का डबल करेंगे 300, और इक्वेशन को इसके नीचे लाके माइनस कर लेते हैं, 4x प्लस में y बराबर में 75। अब ये सोल्व करनी आपको आनी चाहिए, हमें माइनस माइनस और माइनस, तो 4x से, तो 4x आंसर। 100 में से जब हम y को घटाएंगे तो ये बचेगा 9y, और 300 में से जब 75 को घटाएंगे तो 225। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 को डिवाइड कर लेते हैं 9 से, तो ये आएगा आपका 25। तो ये वैल्यू आ गई y की, तो y की वैल्यू 25 आ गई, हमें x की ओर निकालनी है। तो दोबारा क्या करेंगे, इसी जो y की वैल्यू है वापस हम इस इक्वेशन में रख लेंगे। तो यहाँ पे दे रखी है 4x प्लस में y की वैल्यू है 25, आगे है 75, तो 25 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 75 माइनस 25। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, 75 में से 25 घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 50, और 50 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 12.5। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अपने पास 12.5 है और y की वैल्यू है 25। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में है, तो ये अपने पास दिया गया बी ऑप्शन में, जहाँ पे x की वैल्यू 12.5 है और y की वैल्यू है 25 डिग्री। तो ये जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ने 10 रुपये में 11 पेंसिल की दर से जो है पेंसिलें खरीदी, और उसने 11 रुपये में 10 की दर से उसने बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे रुपए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, रुपए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेंसिल। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया, तो उसने कितनी पेंसिल की, 10 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है, 11, और उसने कितनी बेच दी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 11 रुपये में जो है 10 पेंसिल बेच दी, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल को मैंने पी लिख रखा, पी से लिख रखा है, यानी कि ठीक है पेंसिल है ये। तो देखिए यहाँ पे देखिए 11 पेंसिल खरीदी थी, 10 बेच दी, तो इसका मतलब पेंसिलें बराबर होनी चाहिए, जितनी खरीदेंगे उतनी बेचेंगे। तो हम इसको दोनों को बराबर करने के लिए पेंसिलें जो होते हैं 11 और 10 का एलसीएम होता है 110, तो सभी को 110 बना लेते हैं। तो इसको मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 11 से। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए रुपये हो गए अपने पास 100 रुपये, और जो पेंसिलें हैं वो हो गई अपने पास 110, और नीचे देखेंगे यहाँ पे आप तो ये हो जाएंगे 121 और पेंसिलें हो जाएंगे 110, यानी 110 पेंसिलें खरीदी, 110 बेच दी। 100 रुपये में खरीदी थी, 121 रुपये में बेच दी, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये अपने पास, सेलिंग प्राइस अपने पास 121 है, तो हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 121 माइनस 10, यानी कि 21% का हमें क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 121 में से 100 क्या करेंगे माइनस, 21% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं यानी कि 21 डिवाइड में CP कॉस्ट प्राइस 100 रुपये नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 काट देते हैं, तो इसका मतलब 21% का क्या होगा प्रॉफिट। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे अपने पास कौन से में है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है कि x + 5/6 + 5/7 प्लस में 4/9 बराबर है 2 सही 125/126, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x प्लस में 5/6 प्लस में 5/7 प्लस में 4/9, आगे जब सोल्व करेंगे देखो 126 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका 252। 252 में ऊपर वाला 125 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 377 बटे में नीचे आ जाएगा 126। सभी को आगे लेके जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 377/126 माइनस सारे आगे जाके माइनस के हो जाएंगे 5/6 माइनस का, 5/7 माइनस का और 4/9 माइनस का। तो यहाँ से एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम आएगा 126। 126 को 126 से डिवाइड करेंगे 126 आएगा। 126 की 377 से मल्टीप्लाई 377, यानी कि 377 की 1 से मल्टीप्लाई 377। 126 को जब 6 से काटेंगे तो जब 21 आता है और 21 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 माइनस 126 को यहाँ पे 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 18 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो
90 माइनस 126 को जब 9 से काटते हैं तो ये आपका 14, 14 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। 377 माइनस, या बाकी सभी माइनस के हैं तो आपको पता होगा माइनस माइनस वाले सभी ऐड हो जाते हैं, सभी ऐड करेंगे तो 251 डिवाइड में 126, तो 377 में से जब 251 घटाएंगे तो 126 आएगा, और नीचे भी 126 है, 126 से 126 कैंसिल, तो यहाँ से जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, जो ए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपने पास जो एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें क्या बताया गया है कि आपको जो है थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या आएगी, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है एक तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर आती है, ये वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास 85, अगर ये और पता चल जाए हम तो दोनों का सम करके 180 में से घटा लेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल होता है उसमें एक कोड के द्वारा जो एक ही पार्ट में एंगल बने होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये यहाँ पे आप देख रहे हो 40 का है तो ये भी ऑटोमेटिकली 40 का बनेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब कितना आ गया 40 का। तो मैं इस पर एक बार दोबारा से ट्रायंगल बना लेता हूँ इधर इस तरीके से। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। ये अपने पास 85 दे रखा है, ये हमें थीटा निकालना है, और ये मैंने बता दिया कितनी डिग्री का 40 का। तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो 40 प्लस 85 प्लस थीटा बराबर 180। 85 को और 40 को जब ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 125, तो 125 प्लस थीटा बराबर 180। तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 125 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ पे जो थीटा आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 55, और ये सी ऑप्शन में अपने पास दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के प्रकृति को नहीं दर्शाता है। तो इसमें से ये बताना है कि इसकी प्रकृति को कौन नहीं दर्शाता। तो गणित में जो है सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित रहता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। संकुचित नहीं होता, वो क्या है व्यापक होता है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, और हमें ऑप्शन चूज करना था, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है गणित का सामाजिक मूल्य, यानी कि सोशल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निदानात्मक आकलन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। तो इसमें से ये बताना कौन सा नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हों उस तरफ देखना, ये सही है। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, ये भी सही है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, ये भी सही है। और लास्ट है विद्यार्थियों का उत्तर पुस्तिकाओं की जांच या अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। तो ये क्या है, विशेषता को नहीं दर्शाता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि ये क्या है अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बताना है, तो अपना जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थी के मध्य शुद्ध शब्दावली का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। तो इस शब्दावली को हम क्या कहते हैं, गणित शिक्षण में भाषा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, जिसको बोलते हैं हम लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। तो इसमें कौन सा नहीं दर्शाता है, तो यहाँ पे देखिए, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो ये जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि ये जो है अच्छी तरीके से जो नहीं दर्शाता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है, तो देखिए, पहला है विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, तो ये बिल्कुल सही है। मौखिक कार्य भी सही है, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण भी सही है। विद्यार्थियों में तुलना करना, ये बात बिल्कुल अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ जो कमज़ोर हो सकते हैं, तो हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इससे जो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है।
हाँ, यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या को 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बराबर होगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जो होता है भाजक क्या होते हैं, भाज्य क्या होते हैं। देखिए भाजक क्या होता है, जिसे भाग किया जाता है। भाज्य क्या होता है, यहाँ पे जो भाग होता है, जो अंदर नंबर होता है उसको हम भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम लिखना हो तो भाज्य को बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर। जो अंदर होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVID डिविडेंड। भागफल को बोलते हैं क्वोशेंट, QUOTIENT क्वोशेंट, और जो शेषफल होता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक भाज्य की खास बात होती है कि भाज्य की क्या खास बात होती है वो बताता हूँ। भाज्य हमेशा बराबर होगा भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं गुणा में ऊपर जो अपना भागफल बच रहा है वो भागफल, और प्लस में क्या बचता है, शेषफल। तो ये एक फार्मूला मान लो, चाहे इसको एक प्रॉपर्टी मान लो। याद रखना कि जो भाज्य अंदर वाला वो बराबर होता है भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं वो भागफल, और जमा में रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो यहाँ पे अपने पास दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, तो बड़ी संख्या के 3 गुणों को तो अपने हमें कोई नहीं पता नहीं कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। तो एक को मैंने x मान लिया और एक को y, और y को मैं बड़ी मान लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन सी को मान लो। यहाँ पे बोला गया है कि बड़ी संख्या के 3 गुणा, तो बड़ी संख्या क्या है y, तो उसका 3 गुणा करते हैं तो 3y, और इसको डिवाइड करना है हमें छोटी संख्या से x से। तो यहाँ पे जो अपने पास भागफल है वो कितना बचता है 4, तो 4 ऊपर लिख लिया, और जो शेषफल है वो कितना बचता है 3, यहाँ पे नीचे मैंने 3 लिख लिया। अब उसने बोला कि दूसरी एक और यहाँ पे बात बोली गई कि छोटी संख्या के 7 गुणे को, तो छोटी संख्या अपनी x है तो इसका 7 गुणा यानी कि 7x, इसको भाग करते हैं बड़ी संख्या से y से, तो अपने पास जो भागफल है वो 5 बचता है, और जो शेषफल है वो कितना बचता है 1। अब देखिए यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि 3y किसके बराबर होगा। देखिए अंदर वाला तो x गुणा में 4 यानी कि 4x जमा में 3, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई अपने पास। इसी तरीके से इधर से निकाल लेते हैं, अंदर वाला 7x है यानी कि भाजक 7x है, वो किसके बराबर हो जाएगा, y यहाँ पे जो है दिया गया है 5 और y की गुणा 5y, और रिमाइंडर अपने पास 1 बच रहा है। तो अपने पास ये दो इक्वेशन दी गई हैं जिनको हमको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो y है वो x से क्या है बड़ा। तो मैं जो इक्वेशन अपने आई हूँ उनको दोबारा लिख लेता हूँ। तो 3y बराबर है 4x प्लस में 3, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 7x बराबर है 5y प्लस में 1। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें जो है छोटी जो नंबर है उसकी वैल्यू निकालनी है। छोटा नंबर अपने पास x है, तो हम y की वैल्यू उठा के ऊपर वाले में, तो यहाँ से देखिए नीचे वाली जो इक्वेशन है इधर से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7x एक इधर आके माइनस का हो जाएगा और 5 इधर आके डिवाइड का। तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास आ चुके हैं, बस उसको उठा के आपको इस इक्वेशन के अंदर रखना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे y इसमें रख लेते हैं 3 गुणा में, तो 7x माइनस 1/5 बराबर 4x जमा में 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 5 आगे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 20x, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। 20x को इधर लेके आएंगे तो 21x इधर पहले से है, 20x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 20x 21x में से 20x घटाएंगे तो x, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। तो इसका मतलब जो छोटा नंबर हो वो अपने पास 18 है। तो x की वैल्यू निकालनी थी छोटे नंबर की। अगर बड़े की पूछ लें तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन में हम रख लेंगे तो y की आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास छोटा नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा क्वेश्चन ये तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे 1 7 0 6 5 8 0 9, इसमें 7 6 9 और उसके स्थानीय मानों का योग बताना है, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए 7 के आगे कितने नंबर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 7 दिया गया है, तो इसके आगे नंबर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिए गए हैं। तो इसके आगे हम 6 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। आगे 6 का देखिए यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 के आगे 4 नंबर दिए गए हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पे क्या लगा लिख लेंगे हम 6। 9 सबसे पहले दिया गया, 9 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं, बस इनको ऐड करना है। अब ऐड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे बीच में 3 0 आ जाएंगे, फिर 6, फिर एक ऊपर 0, फिर 7। तो ये नंबर देख लेंगे हम कौन से में, 7 0 6 3 0 9। तो ये अपना सी ऑप्शन में दिया गया है 7 0 6 0 0 9। तो अपना जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए भिन्न दी गई हैं। यहाँ पे यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी
भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, यानी बीच में कौन सी आएगी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले 1/3 लिख लेता हूँ मैं, फिर 31% लिख लेता हूँ, फिर 3/10 लिख लेता हूँ, फिर आगे 0.313 लिख लेता हूँ, लास्ट में 0.909 भाग में 3। तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। एक को जब 3 से भाग करते हैं तो ये आती है आपको 0.333। 31% को 31 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.31। और हमें 3 डिजिट करनी है क्योंकि सभी 3 में है तो 0 लगा लेते हैं। 3 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आता है, लेकिन हमें 3 डिजिट करनी है तो 2 0 लगा लेते हैं। आगे अपने पास 0.313 है ही, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.303। तो इसने बोला है कि बीच में कौन सी आएगी, तो सबसे छोटी से बड़ी की तरफ चलना हमें, ठीक है। तो छोटी से सबसे छोटी यहाँ पे हो जाएगी अपने पास ये वाला सबसे छोटा। दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये 303, ये 300 था, ये 303 है। तीसरे पे हो जाएगा 310 वाला, चौथे पे हो जाएगा 313 और पाँचवें पर 333, ठीक है। तो बीच में देखिए 1 2 3 4 5 में से बीच में 3 नंबर वाला बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 नंबर 2 पे है, तो इसका मतलब 31 जो % है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। 5 नंबर दिए गए हैं तो 5 में जो तीसरा नंबर होता है वो बीच में आता है, तो 31% जो कहाँ पे आएगा, बीच में। तो इसमें यहाँ पे हमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो देखिए ऑप्शनों से भी हो जाएगा। यहाँ पे नंबर दिए गए, मैं पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले 9, फिर यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना लेंगे क्योंकि खाली स्थान है। फिर यहाँ पे अगला जो नंबर है 7 और 6, फिर यहाँ पे नंबर दिया गया है 9, फिर इस बॉक्स के नीचे 6, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ मैं 7, फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ठीक है। माइनस करना है, ये आप ऑप्शन उठा के देखेंगे ना तो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6, 16 में से 9 गए तो 7, तो यहाँ पे 6 बचना चाहिए, ठीक है। 16, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए नीचे, तो यहाँ पे ऑप्शन में कर लेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। जब आप सोल्व करेंगे ना तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू आ गई अपने पास, एक्स तो है 5 यहाँ पे, और जो वाई ये 8, ये आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें सोल्व करना है तो देखिए यहाँ पे 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ पे 6 बच गया, कैरी लेंगे तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 5 था, एक कैरी ले लिया, 4 हो गए, 4 उधर से कैरी लेना पड़ेगा, 14 में 6 गए 8, और यहाँ पे 9 था, 9 में से कैरी लिया 8, 8 में से 5 गए तो 3। तो ये हम ऑप्शन देख लेंगे कौन से में है, तो ये अपना जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। एक्स = 5 और y = 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री एक्स के पास, यानी कि कोई एक आदमी एक्स, उसके पास 55,600 रुपये हैं। उसने एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना हो गया, ठीक है। यानी हो सकता है किसी के पास 100 रुपये थे तो 8 का गुना का मतलब उसके 800 रुपये हो गए। उसमें से उसने 57,986 रुपये एक संस्था को दान कर दिए, और जो बच गए, यानी कि अगर मान लेते हैं 800 रुपये में कोई 50 रुपये दान कर दे तो बच कितने गए, 750, और उनका 1/3 भाग उसको प्राप्त होता है, तो 750 का 1/3 निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट एक बार समझाया आपको। अब करना कैसे वो देखिए, एक आदमी के पास रुपये हैं 55,600 रुपये हैं, उसने जो है एक किसी में दान कर दिया, और दान करने के बाद उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कहीं पे जो है उसको निवेश कर दिया तो उसको 8 गुना प्रॉफिट हो गया। तो 55,600 रुपये थे, उसको 8 गुना प्रॉफिट होने का मतलब यह है कि उसको कितने रुपये मिल गए, यहाँ पे 4,44,800, ठीक है। इतने रुपये में से उसने फिर से जो है 57,000 क्या कर दिया, उसने एक संस्था को दान कर दिए, तो 57,986 उसने दान कर दिए। तो इधर से घटा लेते हैं उसके पास कितने रुपए हैं, तो इसमें से यदि हम 57,986 रुपये घटाते हैं तो उसके पास रुपये बच गए 3,86,814। अब उसके पास इतने रुपये बच गए, इसने बोला है कि जो इसके पास रुपये बचे हैं ना, उसमें से केवल इसको जो है कितने रुपये बचे हैं, 1/3 हिस्सा बचा है, ठीक है। यानी कि इसका जो केवल 1/3 हिस्सा बचा है, तो उसके पास अभी कितना धन है ये आपको बताना है। तो ये जो रुपये हैं इसका 1/3 और निकाल लेते हैं, यानी कि 3,86,814 का यदि हम 1/3 निकालते हैं तो ये आएगा आपका 1,28,938। ये आप सोल्व कर सकते हैं इसका, तो इतना बचेगा। तो लास्ट में जो उसके पास इतना धन बचेगा 1,28,938, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया, तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा। तो आपको याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 होता है, यानी कि जो बाहर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम 360। अगर इसकी 9 भुजाएं हैं तो बाहर का एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। ये यहाँ पे 9 भुजाएं हैं, अगर 10 भुजा भी होती ना तो भी बाहर का सम 360 होता है।
तब 10 से कर लेते। अगर 4 भुजा भी होती तो सभी का सन बार वाले का 360 होता, फिर 4 से डिवाइड कर लेते। ठीक है, ये तरीका निकालने का। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो सभी जो बार के एंगल है वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 40 डिग्री। तो इसमें 113 में जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 81 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है, यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई। अभी लंबाई हमें पता होनी चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वर्ग बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने वर्ग बना लिया। एक मैं आयत बना लेता हूँ। ठीक है, वर्ग का यहाँ पे परिमाप दे रखा है 144 है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, सभी बराबर हैं तो 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी साइड यहाँ पे आ गई अपने पास 36, तो इसका मतलब इसकी सभी साइडें 36 की हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई दे रखी है अपने पास 81 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें पता नहीं है तो चौड़ाई हमने बी को भी मान लेते हैं चौड़ाई को। दोनों का एरिया बराबर है तो एरिया का मतलब क्या है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर। तो लंबाई अपने पास 81 है, चौड़ाई हमें निकालनी है तो 36 गुणा में 36, ये 81 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36, 9 में 81, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, यानी कि चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई 16। चौड़ाई यहाँ से कितनी आ गई 16। लंबाई अपने पास 81 है, चौड़ाई 16 है, तो लंबाई माइनस चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई 81, चौड़ाई यहाँ पे 16 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो उनकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो माइनस है अंतर वो 65 है, 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि महत्व समाप्रति यानी कि HCF देर 408 और 1032 का HCF ये है कि 1032 x माइनस 4008 वाई और x प्लस वाई की वैल्यू है 7, तो आपको x माइनस वाई निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। 408 और 1032 का HCF क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार निकाल लेता हूँ पहले, वैसे मैं डायरेक्ट बताऊँगा फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले कितने बजाएगा, 2 पे 816, तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर बचेगा 216। आगे वाला उठा के जो है 408 इधर रख लेते हैं। अब जाएगा 1 पे 216, कितना बचेगा 192। अब उठा के 216 इधर रख लेते हैं, फिर कितने बजाएगा 1 पे 192, कितना बचेगा 24, 192 को इधर रख लेते हैं। अब 24 से काटेंगे 8 पे चला जाएगा 192, रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसका मतलब जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया ना 24, वो अपना HCF है। और जबकि HCF इसने दे भी रखा है 1032 x माइनस 408 वाई, ये तो HCF है, लेकिन हमने HCF निकाला वो कितना है 24। तो इसका मतलब दोनों HCF क्या होंगे बराबर। देखिए 24 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम दोनों साइड इसको 24 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि अपना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब 1032 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 43x, और 408 वाई को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 वाई बराबर है 1, क्योंकि 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1। एक्स प्लस वाई का मान अपने पास दे रखा है यहाँ पे 7, तो बस दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं 43 है तो इसको भी जो इस इक्वेशन को भी हम 43 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो 43x, वाई को भी 43 से करेंगे तो 43 वाई, और 7 को जब 43 से करेंगे तो 301। अब माइनस कर लेते हैं यहाँ से माइनस, तो इस 43x से 43x देखिए माइनस का 17 वाई और माइनस का 43 वाई, तो माइनस का 60 वाई बचेगा, और 301 माइनस का है और 1 प्लस का है तो माइनस का 300 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 300 माइनस 300 डिवाइड में माइनस 60, क्योंकि ये माइनस 60 इधर गुणा में आगे जाके डिवाइड में, माइनस से माइनस 60 से 300 काटेंगे तो 5 पे, तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। ठीक है, अब हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू है 7 है, और y की अपने पास आ ही चुकी है, y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो इसमें रख लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर है 7, तो x बराबर है 7 माइनस 5 यानी कि 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की अपने पास 5 है, हमें x माइनस वाई की निकालनी है। तो x की वैल्यू रख लेते हैं 2, y की वैल्यू है 7, तो कितना आ जाएगा -5। तो दोनों का आंसर, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 7 नहीं है, y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया मैंने। तो 2 - 5 कितने होते हैं -3, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा -3। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60, 105, 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, तो प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। ठीक है, तो किसके बराबर ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। देखिए 60, 105 और 135 का HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो देखिए तीनों नंबर 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो इनका HCF है
वो कितना आ जाएगा अपने पास 15। ठीक है, तो इनका HCF कितना हो जाएगा 15, कि इससे और बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इससे डिवाइड करेगा। ठीक है, वैसे मैं अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है कि HCF कैसे निकालते हैं, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं 3, 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5। इसी तरीके से 105 का कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं 3, फिर 5 से करते हैं तो फिर 5 और 7। फिर यहाँ पे 135 को कर लेते हैं, 3 से करते हैं तो 4, 5, फिर 3 से करते हैं 15, फिर 3 से करते हैं 5। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 3 और 5 इसमें भी है, 3 और 5 इसमें भी है, और 3 और 5 इसमें भी है। जो दोनों में कॉमन होता है वही इसका क्या होता है HCF। तो इसका मतलब HCF फिक्स हो गया अपने पास, कितना हो गया 15। तो अब हमें क्या करना है, न्यूनतम संख्या बतानी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को डिवाइड कर लेते हैं 15 से, 4 आ गया। 105 को भी डिवाइड कर लेते हैं 15 से, तो कितना आ जाएगा 7। और 135 को भी डिवाइड कर लेते हैं 15 से, कितना आ जाएगा 9। अब बस इनको ऐड करना है, 4 प्लस में 7 प्लस में 9, तो ये न्यूनतम कमरों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए 7 और 9 16, 16 और 4 को ऐड करेंगे तो 20। तो न्यूनतम जो आवश्यक कमरों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी 20। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा लेंथी जरूर क्वेश्चन है, वैसे है ही जी सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लेंथी है। 117 नंबर। देखिए इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे ये 75 दे रखा है, ये 35 दे रखा है। हमें PAQ बताना है कि PAQ कितना होगा। PAQ ये बीच वाला जो एंगल है ना, ये बताना कितना होगा। ठीक है, ओनली ये इतना बस ये बताना जो हमने निशान में लगा रखा है। और ये समद्विभाजक है, एक यहाँ पे साइड है AP, ये एक समद्विभाजक है। इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समद्विभाजक का मतलब जो AP है वो क्या है, समद्विभाजक, यानी कि जितना इधर वाला एंगल है जो बच गया ऊपर क्या हो जाएंगे दोनों बराबर, क्योंकि ये इसका क्या है समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भाग में काटना। BAC को जो AP है बाइसेक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 75 का है, ये 35 का है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम एंगल निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए। तो मैं एक बार ट्रायंगल बना लेता हूँ। अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, तो ये 90 का है, ये 75 का है। तो ये एंगल निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि तीनों का जोड़ कर लेते हैं। तीनों का जोड़ करेंगे तो 180 आएगा। तो 70 75 प्लस में 90, उसको 180 में से घटाएंगे तो अपने पास ये एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस में यहाँ पे घटाएंगे 165, तो कितना बचेगा 15 डिग्री। तो ये जो एंगल है, केवल इतने की बात कर रहा हूँ मैं, इतना, क्योंकि ये जो देखो ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये सिंबल आपको पता होगा 90 का होता है। ये 75 का अपने पास है, ये हमने निकाल लिया 15 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना, ये 15 डिग्री का जो हमारे लास्ट में काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 15 डिग्री का है। अब यहाँ पे अपने पास ये 35 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो अपने पास देखिए जो कंप्लीट एंगल है, पहले हम ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल है, ये कितने का होना चाहिए, तो सेम वही तरीका है अपना, इस ट्रायंगल को यूज़ कर लेते हैं। इधर वाले को देखो, ये ट्रायंगल को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल अगर ये इधर 90 का तो इधर भी 90 का होगा, ये 35 का हो गया। ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर मैं बना लेता हूँ एक बार अच्छे से। ये 90 का है, ये 35 का है, ये एंगल निकालना है पूरा। तो ये सेम वही तरीका है, 180 में से दोनों का सम घटा लेते हैं। तो 180 माइनस ये 90 का है, 90 प्लस में 35, दोनों का सम घटा लेते हैं। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 55। तो अपने पास ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का, 55 डिग्री का। अब देखिए ध्यान से, अपने पास 50 डिग्री ये कितने का आ गया, 55 का। अब हमें बीच का एंगल निकालना है। तो अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कंप्लीट एंगल है, पूरा जो एंगल है अपने पास देखो, इतना जो है ये 15 डिग्री का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इतना डिग्री जो है 55 डिग्री का है। तो टोटल आप ध्यान से देखेंगे तो 70 डिग्री का एंगल आ गया पूरा, यानी कि ये जो एंगल है पूरा कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। 70 डिग्री का जब हम आधा करते हैं तो कितना होता है, 35 डिग्री। कितना होता है, 35। तो ये जो एंगल है कंप्लीट जो एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट जितना ये है उतना ये है, अगर ये 35 का है तो ये भी कितने का है, 35 का। ठीक है, अब हमें पता है ये पूरा जो है हमने निकाला था अभी, यहाँ पे कितने का आ गया, 55 का। और जो इतना एंगल ये हमें निकालना है, और ये जो एंगल बच गया ये अभी हमने निकाला है, कितने डिग्री का आया था अपना, ये 15 डिग्री का, सॉरी 35 डिग्री का। तो यहाँ से हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है 35 डिग्री। तो 35 में से हम इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 70 का था, 70 का आधा 35 होता है। जब ये पूरा 55 का है, इतना 35 का है, तो 55 माइनस 35 कितने होते हैं, 20 डिग्री। तो यही हमें निकालना था बीच वाला। ठीक है, थोड़ा मतलब क्वेश्चन आसान है, लेकिन इतना लेंथी है, थोड़ा इसमें आप कन्फ्यूज जरूर हो सकते हो। तो इसमें जो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको ये एंगल निकालना है और यहाँ पे जो है ये समद्वि विभाजक यानी कि ये जो एंगल है ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो आपको एक तरीका याद रखना, ये तभी यूज़ करना जब बाइसेक्टर दे रखे होंगे एंगलों के। तो आपको ये एंगल निकालना होना, तो हम क्या करेंगे 90 प्लस में, और जो ऊपर एंगल दे रखा ना 40, इसका आधा करके जोड़ लेंगे, तो 90 प्लस में 20 कितना आ जाएगा 110। ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट जो है इस तरीके से करना तो। अदरवाइज दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, लंबा तरीका। देखिए क्या है, देखिए ये अपने पास ट्रायंगल है, ये अपने पास 40 डिग्री का है, ठीक है। ये अपने पास x है तो ये भी x है, ये अपने पास y है, ये भी y है, हमें ये निकालना है। तो देखिए पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, सभी एंगल का सम। तो 40 प्लस में देखिए x और x कितने हो गए 2x, y और y 2y हो गए, सभी का सम 180। तो यहाँ से 40 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 40 घटाएंगे तो 2x और 2y है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 में से 40 घटाएंगे 140, 2 आगे जाके इसको डिवाइड कर देगा, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70। तो इसका मतलब जो ये अंदर वाला ट्रायंगल ना इसमें x और y का सम 70 आ गया, तो बच गया वो कितने का है यहाँ पे 110 का। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से, इसका और इसका सम यानी x और ये y है, अगर दोनों का सम अपने पास 70 आ गया तो फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है ध्यान से। तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो ये 2 का 70 है, तो बच गया है वो 180 माइनस में 70, तो ये 110 का हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है जिसकी आमने सामने की साइड क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा, पैरेलल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखिए अपने पास y है, ये x है, तो यहाँ पे अपने पास a है, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस a, ये बाहर वाला अपने पास b है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, इधर ऊपर वाले जो लाइन इसके ऊपर सभी एंगल का सम 180। तो अंदर वाले अपने पास दोनों एंगल आ चुके हैं। ये जो एंगल है मैं लिख लेता हूँ 180, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक बार थोड़ा आपको मैं छोटा लिख के दिखा रहा हूँ पर आप समझ जाना। ये वाला जो एंगल 180 माइनस ए, ये वाला जो एंगल है 180 माइनस बी। अब सभी एंगल का सम कर लेते हैं। तो ये देखिए y प्लस में 180 माइनस ए प्लस में x प्लस में 180 माइनस बी, सभी का सम 360 है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो देखिए y है और ये x है, तो ये हो गया x प्लस y। अब देखिए a और प्लस माइनस बी आगे जाके प्लस के हो जाएंगे, और आगे पहले से ही 360 है, और 180 और 180 360 ये भी आगे जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, 360 से 360 कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू a प्लस बी की क्या हो जाएगी बराबर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपना ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये तो आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत जो 1/5 बढ़ गया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ऊपर मैं डब्बा बना लेता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आपको अंतर लिखना है। तो कितने नंबर की त्रुटि हो, 108 और 98 के बीच में कितने की त्रुटि होगी 10 की, तो 10 ऊपर डिवाइड में टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो हमने x मान लिए, और आगे लिख लेंगे कितना रेशियो बढ़ा है, तो 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी से कर लेंगे इसके से, तो x बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 50। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 50। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यदि आपको रीट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको रीट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।